28 मार्च 1999 को पाक फौज के कुछ हेलीकॉप्टर्स लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुए। लाइन ऑफ कंट्रोल से तकरीबन 11 किलोमीटर अंदर आकर ये हेलीकॉप्टर लैंड कर गए। सबसे पहले जो शख्स इन हेलीकॉप्टरों में से उतरा वो पाक फौज के उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ थे। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका था कि कोई आर्मी चीफ ज़माने अमन में भारत के ज़ेरे कब्जा इलाके में वारिद हुआ था। जिस जगह जनरल मुशर्रफ उतरे थे उस जगह पाकिस्तान की 12 NLI बटालियन मौजूद थी, जिसके कमांडर कर्नल अमजद शब्बीर ने उनका इस्तकबाल किया। 12 NLI बटालियन के एक नुमाया अफसर इस मौके पर वहां मौजूद न थे। चंद दिन बाद मगर उस अफसर ने 12 NLI की शोहरत में 4 चांद लगा दिए जब अपनी बेमिसाल बहादुरी की बिना पर वो निशाने हैदर का हकदार ठहरा। आप सही समझे कि हम कैप्टन कर्नल शेर खान की बात कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक भी 12 NLI से था। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारीख और तज्जिया की कारगिल वॉर सीरीज और मैं हूं डॉक्टर हसन बुखारी। आज की एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कारगिल की जंग के बैकग्राउंड को और उन प्लान्स को जिनके भरोसे पर पाकिस्तान ने कारगिल के संगलाख पहाड़ों में एक हैरतनाक फौजी कार्रवाई की। 1947 में तकसीम हिंद और आज़ादी पाकिस्तान के बाद रियासत कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक खून रेज तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गई थी। 1948 के आखिर में कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे असर सीज़ फायर हो गया और कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान जबकि बाकी हिस्से पर भारत ने कब्जा कर लिया। सीज़ फायर हुआ तो अक़वाम मुत्तहिदा के इस वादे के साथ हुआ कि कश्मीर में राय शुमारी कराई जाएगी, मगर कश्मीर में वाज़े मुस्लिम अक्सरियत की वजह से भारत कभी राय शुमारी पर आमादा ना हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा से मायूस होकर पाकिस्तान ने 1965 में जंगी कार्रवाई के जरिए कश्मीर को आज़ाद कराने की कोशिश की, जो कामयाब ना हो सकी। 1971 की जंग में पाकिस्तान की शिकस्त और 1974 में भारत के एटमी ताकत बनने के बाद भारत मजीद कॉन्फिडेंट हो गया और 1984 में कश्मीर के इंतहाई शुमाल में वाक़े सियाचिन ग्लेशियर पर भारत ने अचानक हल्ला बोल दिया। पाकिस्तान इस भारतीय कार्रवाई से सरप्राइज हो गया और जब तक पाकिस्तान ने रिएक्ट किया उस वक्त तक भारत सियाचिन के बेशतर हिस्से पर कब्जा कर चुका था। पाक फौज में सियाचिन पर भारतीय कब्जे के खिलाफ शदीद जज्बात पैदा हुए और बहुत से अफसर भारत को उसी के सिक्कों में जवाब देने के बारे में सोचने लगे। 1993 में बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी और इसी साल पाक आर्मी में मेजर जनरल परवेज मुशर्रफ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की अहम तरीन पोस्ट पर तैनात हुए। DGMO की हैसियत से एक वॉर गेम के दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ ने बेनज़ीर को कायल करने की कोशिश की कि अगर कारगिल के इलाके में हम एक मिलिट्री ऑपरेशन करके दराज कारगिल रोड को कट कर दें तो सियाचिन में मौजूद भारतीय फौज की सप्लाई का रास्ता बंद हो जाएगा और वो सियाचिन को खाली करने पर मजबूर हो जाएगी। बेनज़ीर ने इस ऑपरेशन की मुखालफत की और कहा कि ऐसी मुहिम जुई के नतीजे में आलमी राय आमा हमारे बहुत मुखालिफ हो जाएगी और हमें मजबूर करेगी कि भारत से छीने हुए इलाके हम उनको वापस कर दें। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद तक कारगिल प्लान को सर्द खाने में ही रखा गया। 1996 में आर्मी चीफ बनने वाले जनरल जहांगीर करामत भी इस मुजव्वज़ा ऑपरेशन के मुखालिफ थे। मशहूर राइटर शुजा नवाज के मुताबिक जहांगीर करामत ने उनको एक इंटरव्यू में बताया कि वो जानते थे कि दराज कारगिल रोड को मुकम्मल ब्लॉक करने का एक ही तरीका है और वो ये है कि पाक फौज पेशकदमी करके इस रोड के कुछ हिस्से पर कब्जा कर ले, मगर इस सूरत में भारत के साथ खुली जंग यकीनी हो जाती। दूसरी तरफ इंटरडिक्शन या गोलाबारी के जरिए इस रोड को पहले भी टारगेट किया जा सकता था और जहांगीर करामत के मुताबिक उनके दौर में दराज कारगिल रोड पर डायरेक्ट आर्टिलरी फायर भी किया गया, क्योंकि उस दौर में भारत आज़ाद कश्मीर में नीलम रोड पर फायरिंग करके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा था। जनरल करामत के मुताबिक दराज कारगिल रोड पर पाकिस्तानी गोलाबारी से भारतीयों को समझ आ गया कि पाकिस्तान भी उनकी एक अहम रोड पर भरपूर हमला कर सकता है, चुनाचे इसके बाद वो नीलम रोड पर हमलों से बाज आ गए। ये सूरत हाल मगर 1998 में यकसर तब्दील हो गई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने अक्टूबर 1998 में जनरल जहांगीर करामत को एक शो ऑफ पावर के तौर पर बरतरफ कर दिया और उनकी जगह अपने पसंदीदा जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बना दिया। जनरल मुशर्रफ के साथ ही आर्मी की दूसरी अहम तरीन पोस्ट
चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर उनके दोस्त जनरल अजीज आ गए। इंटरेस्टिंगली जनरल अजीज 1996 तक FCNA फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज के कमांडर रहे थे। FCNA एक डिवीजन के साइज की फॉर्मेशन है जिसकी जिम्मेदारी गिलगित बिल्तिस्तान के इलाकों में LOC का दिफा है। कारगिल सेक्टर FCNA के दायरा कार में ही आता था और जनरल अजीज खुद भी कारगिल में ऑपरेशन करने के हामी थे। एक और अहम शख्सियत जनरल महमूद थे जो मुशर्रफ साहब के अंडर 10 कोर के कमांडर थे। 10 कोर का HQ रावलपिंडी में है और FCNA भी इसी कोर का हिस्सा है। जनरल मुशर्रफ, जनरल अजीज और जनरल महमूद के अलावा एक चौथे शख्स ने भी कारगिल की जंग में कलीदी किरदार अदा किया और वो थे FCNA के कमांडर मेजर जनरल जावेद हसन। मेजर जनरल जावेद हसन काफ़ी वक्त अमेरिका में बतौर डिफेंस अटैची गुजारने के बाद 1996 में जनरल अजीज की जगह FCNA के कमांडर बने थे। जनरल जावेद हसन अमेरिका से बड़ी खुशफहमियां साथ लाए थे, जिनमें सबसे बड़ी और ख़तरनाक गलतफहमी ये थी कि अमरीकी अरबाब इक़्तिदार भारतीयों से नफरत करते हैं और पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं। जनरल जावेद हसन का ख्याल था कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में अमेरिका भारत की बजाय पाकिस्तान का भरपूर साथ देगा। इस मफरूज़े की बिना पर उन्होंने कारगिल में एक मिलिट्री ऑपरेशन का तफसीली प्लान तैयार करना शुरू किया। अपने प्लान को हाई कमांड से मंजूर करवाने के लिए उन्होंने भी इसी आर्गूमेंट को इस्तेमाल किया कि अगर कोई मसला हो भी गया तो अमेरिका हमारे साथ है। कारगिल का प्लान असल में था क्या? कारगिल में ऑपरेशन का मकसद क्या था? इन सवालों के जवाब आज तक कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए हैं। मुख्तलिफ ऑथर्स ने मुख्तलिफ ख्यालात बयान किए हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में उनका दम भरने वाली डॉक्टर शीरी मज़ारी अपनी किताब द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में लिखती हैं कि कारगिल में हमने किसी बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग तो की ही नहीं थी। शीरी मज़ारी साहिबा के मुताबिक 1998 के अवाखिर में ये इतलात मिली थी कि भारत शुमाली इलाका जात में सियाचिन ही की तरह एक और जारहाना कार्रवाई करना चाहता है। इस भारतीय जारहाना कार्रवाई को रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपनी सरहद पर मिलिट्री पोस्ट कायम की और भारत पर कारगिल में कुछ मामूली कार्रवाइयों के जरिए प्रेशर डाला ताकि वो अपनी जारहाना इरादों से बाज आ जाए। शीरी मज़ारी साहिबा की किताब उस वक्त की मुशर्रफ गवर्नमेंट के आशीर्वाद से लिखी गई थी और जनरल मुशर्रफ ने भी अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में मिलती जुलती बातें कही हैं। जनरल मुशर्रफ साहब ने तो अपनी किताब में ये भी कहा है कि सिर्फ कश्मीरी मुजाहिदीन ने ही LOC क्रॉस की और पाक फौज का एक जवान भी LOC के पार नहीं गया। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये सब बातें झूठ पर मबनी हैं और इन झूठों का मकसद सिर्फ प्लान की नाकामी के बाद फेस सेविंग करना था। जनरल अजीज जो उस वक्त मेजर जनरल थे और ISI के एनालिसिस विंग के सरबराह थे, कैटेगोरिकली इस बात को रिजेक्ट करते हैं कि भारत 1998 या 99 में शुमाल में किसी जारहाना कार्रवाई के लिए तैयार था। शाहिद अजीज साहब की बात को तकरीबन तमाम दीगर सोर्सेज भी सपोर्ट करते हैं। भारतीय सोर्सेज तो एक तरफ ब्रायन क्लफली जैसे न्यूट्रल हिस्टोरियंस और शुजा नवाज और नसीम जहरा जैसे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी शाहिद अजीज साहब से इस मामले में मुत्तफिक हैं। जहां तक बात रही LOC क्रॉस करने की, तो ISPR से ताल्लुक रखने वाले कर्नल अशफाक साहब ने अपनी किताब विटनेस टू ब्लंडर में यह हकीकत खोल कर बयान की है कि मार्च 1999 में खुद जनरल मुशर्रफ भी LOC क्रॉस करके 12 NLI के जकरिया मुस्तकर में गए थे, जहां पर उन्होंने रात भी गुजारी थी जवानों के साथ। तो फिर कारगिल ऑपरेशन का प्लान आखिर क्या था और यह ऑपरेशन क्यों किया गया? ब्रायन क्लफली तो अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान आर्मी में लिखते हैं कि शायद प्लान बनाने वालों को सही आइडिया ही नहीं था कि वो चाहते क्या हैं। अपेरेंटली प्लान बनाने वाले 4 जर्नलों का ख्याल था कि पाकिस्तान कारगिल हाइट्स को ऑक्यूपाई करके दराज कारगिल रोड को मुसलसल फायर के जरिए चंद महीनों तक बंद कर देगा। नीलम रोड पर भारतीय हमलों से अब हम बेनियाज हो चुके थे, क्योंकि उस रोड पर हमने उस वक्त तक एक बाईपास बना लिया था, जिसकी वजह से यह रोड भारतीय तोपों की पहुंच से दूर हो गई। कारगिल के प्लानर्स का ख्याल था कि पाकिस्तान कारगिल हाइट्स पर कब्जा करके दराज कारगिल रोड से जाने वाली सप्लाईज को गर्मियों के मौसम में बंद कर देगा। सर्दियों में वैसे ही दराए जोजिला के बंद होने की वजह से श्रीनगर का राब्ता कारगिल और सियाचिन से कट जाता था। कारगिल के प्लानर्स का ख्याल था कि दराज कारगिल रोड पर कब्जा करके खुली जंग का खतरा मोल लेने की बजाय सिर्फ कारगिल हाइट्स पर कब्जे से ही सियाचिन की सप्लाई को ब्लॉक करने का मकसद हासिल हो जाएगा। इस तरह आम के आम और गुठलियों के दाम हासिल होंगे। खुली जंग के बगैर जिस तरह भारत ने सियाचिन पर कब्जा किया था,
उसी तरह सियाचिन को खाली भी करवा लिया जाएगा। कारगिल प्लानर्स का ये भी ख्याल था कि अब पाकिस्तान और इंडिया दोनों एलानिया एटमी कुव्वतें बन चुके हैं और आलमी ताकतें भी पूरी कोशिश करेंगी कि इन दोनों ममालिक में किसी सूरत जंग ना हो। चुनांचे आलमी ताकतें भारत पर प्रेशर डालेंगी कि वो पाकिस्तान से कश्मीर के मामले पर समझौता कर ले। जनरल जावेद हसन पहले ही अपने बॉसेस को कायल कर चुके थे कि अमेरिका हमारे साथ है। इस प्लान की एक और ख़ास बात यह थी कि इसमें पाकिस्तान की फ़िज़ाई क़ुव्वत को इस्तेमाल करने का तज़किरा सिरे से मौजूद ही ना था। प्लान के मुताबिक दुनिया भर को यह बताना था कि पाकिस्तानी फ़ौजी नहीं बल्कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने कारगिल हाइट्स पर कब्जा किया है। ये अंदाज़ा भी लगाया गया था कि भारत अपनी फ़िज़ाई क़ुव्वत इस दूर उफ्तादा इलाके में इस्तेमाल ना करेगा, और करेगा भी तो इन संगलाख पहाड़ों में मजबूत मोर्चों में बैठे हुए पाकिस्तानी सिपाहियों पर उनकी बमबारी का चंदा असर ना होगा। इस बात को फरामोश कर दिया गया कि एक एक मोर्चे पर बम गिराने की बजाय अगर भारतीय फ़िज़ाइया हमारे फ़ौजियों की सप्लाई रूट्स को टारगेट करना शुरू कर दे तो हमारे फ़ौजियों का राशन और एमुनेशन कैसे सप्लाई किया जा सकेगा। बगैर राशन और एमुनेशन के वो जंग कैसे लड़ेंगे। मशहूर जर्मन अस्करी माहिर और मौरख क्लॉजेविट्स ने लिखा है, सबसे पहले जंग में इस चीज को देखना चाहिए कि हमारा और हमारे दुश्मन का मकसद क्या है जिसको जंगजूई से हासिल किया जा सके, और फिर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस मकसद को हासिल करने के लिए कितनी फौजी ताकत चाहिए होगी। हमें लाजमी दुश्मन की कुव्वत का भी अंदाजा लगाना चाहिए जो वह हमारे इरादों को नाकाम बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फिर हमें अपनी और दुश्मन की हुकूमत और अवाम की सलाहियतों का भी दुरुस्त अंदाज़ा लगाना चाहिए, और ये भी ज़रूरी है कि हमें मालूम हो कि हमारी फ़ौजी कार्रवाई पर आलमी बरादरी का क्या रद्द-ए-अमल होगा और वो इस जंग पर किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं। हमारे कारगिल प्लानर्स ने तकरीबन ये तमाम अंदाजे ही गलत लगाए, जिसकी वजह से हमारा कारगिल ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही काफ़ी हद तक नाकामी को अपना मुकद्दर बना चुका था। हमारे कारगिल प्लानर्स ने कोल्ड हार्ड लॉजिक की बजाय विशफुल थिंकिंग को अपना रहनुमा बना लिया। बहरहाल मुशर्रफ साहब के आर्मी चीफ बनने के कुछ दिन बाद ही कारगिल प्लान को एक्टिवेट कर दिया गया। दुश्मन की पोजीशन की रैकी करने के लिए पहली पार्टी दिसंबर 1998 में LOC के पार भेजी गई, जिसमें मुस्तकबिल के निशाने हैदर हवालदार लालक जान भी शामिल थे। इसके बाद और भी कई रैकी पार्टीज भेजी गई और उनके जरिए मालूम हुआ कि पूरा इलाका दराज कारगिल रोड तक खाली पड़ा है। कारगिल हाइट्स में बनाए गए बंकर्स को भी भारतीय फौजी सर्दियों के लिए खाली छोड़कर चले गए हैं और मैदान साफ है। मार्च से लेकर मई तक पाकिस्तानी फौजी और कश्मीरी मुजाहिदीन कारगिल हाइट्स में अहम इलाकों पर 160 के करीब पोस्ट बनाकर बैठ गए। शदीद सर्दी और इंतहाई मुश्किल पहाड़ी इलाके में ये नाकाबिले यकीन कारनामा एक फ्लॉड प्लान के तहत NLI के जरी अफसरों और जवानों ने अंजाम दिया। मई 1999 तक तकरीबन 500 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान के कब्जे में आ चुका था। कारगिल प्लानर्स के 4 जर्नलों का टोला अपनी कारकर्दगी पर बहुत खुश था। कारगिल प्लानर्स ने इस कार्रवाई को इंतहाई खुफिया रखा था। वजीर आज़म नवाज शरीफ, पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के सरबराहान और ISI चीफ समेत मई तक किसी को यह इल्म न था कि हमारे हज़ारों सिपाही लाइन ऑफ कंट्रोल तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर तक जाकर 500 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुके हैं। शुजा नवाज लिखते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इस इंतहाई दुश्वार गुजार इलाके में पाकिस्तान और भारत दोनों ही छोटी मोटी टैक्टिकल कार्रवाइयाँ करते रहते थे और 1-2 पोस्ट का तबादला चलता ही रहता था, मगर इस दफा पाकिस्तानी बहुत ज्यादा अंदर तक आ गए। मई 1999 में आखिरकार भारत को पता चला कि पाकिस्तानी पोस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत अंदर तक आ पहुंची है। पाकिस्तान की इस कार्रवाई पर भारतीय रिस्पांस के साथ ही कारगिल की जंग का बाकायदा आगाज हो गया। कारगिल की जंग के दौरान कौन से अहम वाकयात रूनुमा हुए? क्या अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया? जब नवाज शरीफ को इस ऑपरेशन की डिटेल्स का पता चला तो उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया? कारगिल की चोटियों पर खूनरेज मार्कों का नतीजा क्या रहा? इन सवालात के जवाबात के लिए देखिए तारीख और तज्जिया की कारगिल वॉल मिनी सीरीज की अगली किस्त। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डॉक्टर हसन बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।